एंट्रेंस से अंदर पैर रखते ही तानिया ने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों को सुना। वो वहीं रुक गई। अंदर मरियम के मेहमान आए बैठे थे। अंदर से आती आवाज़ों से उसने अंदाज़ा लगाया कि अरूसा भी डाइनिंग रूम में बैठी हैं, मगर वो उस वक्त किसी मेल मिलाप के मूड में नहीं थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला था और लाउंज की सीढ़ियाँ ठीक ड्राइंग रूम के सामने थीं, और यही सीढ़ियाँ उस जीने तक जाती थी जिस पर तानिया का कमरा था। अब अगर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों तक आती तो खुले दरवाजे से उसे देखा जा सकता था। तानिया ने कुछ सोच कर दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। लॉन का चक्कर काट कर वो कसरे फारूकी के पिछले हिस्से की तरफ निकल आई। अब उसके सामने सियाह आबनोस का बेहद लंबा और काफी चौड़ा मंकिश दरवाजा था, मगर उस दरवाजे के दोनों पटों को पकड़कर धकेलते हुए तानिया को कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। दरवाजा खुलते ही तानिया पर जैसे तिलस्म हो शरबा का कोई बाप खुला था। कम से कम तानिया को ये जगह किसी जादू नगरी की तरह ही लगा करती थी। कसरे फारूकी का ये पोर्शन बाकी घर से अलग थलग था और तकरीबन ना इस्तेमाल होने वाला था। तानिया ने एक कदम उठाया और वसी हॉल में आ गई। हॉल के दोनों जानिब आमने सामने दो दरवाजे थे। बाएं तरफ का दरवाजा डाइनिंग रूम में खुलता था, जिसके एक जानिब किचन मौजूद था। डाइनिंग रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जो राहदारी से जुड़ा था, जिसके आगे लाउंज था। दूसरा दाएं जानिब का दरवाजा एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचता, जिसके आगे सिटिंग रूम और उससे आगे लाउंज था। लाउंज में बाएं जानिब अजहर फारूकी का कमरा और उसके साथ ही लाइब्रेरी से मुल्हिक स्टडी थी, जबकि दाएं जानिब रिहायशी कमरे थे और दाएं जानिब से ही सीढ़ियां ऊपर के कॉरिडोर तक जाती थीं, जहां दोनों जानिब कमरों की कितारें थीं। यानी अगर कोई उस हॉल के एक दरवाजे से निकलता तो पूरे कसरे फारूकी का चक्कर काट कर वापस यहीं आ पहुंचता। उस पोर्शन की यह अनोखी खुसूसियत थी कि वो बेवक्त घर के हर हिस्से से जुड़ा भी था और पूरे घर से अलग भी था। हॉल के दाखिली दरवाजे के सामने दबेस कालीन का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसके साथ रखा लकड़ी का आरामदेह फर्नीचर उस निशिस्तगाह का रूप दे रहा था। दाईं तरफ की दीवार पर बड़ा सा आईना था, जिस पर आर्ट वर्क किया गया था। आईने के नीचे एक छोटी मेज के साथ दो कुर्सियां थीं, जबकि हॉल की बाकी दीवारों पर भी कई तरह की पेंटिंग्स आवेजा थीं और छत से बड़ा सा झूमर लटक रहा था। नाक की सीध में थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियां थीं, जिनके बाएं जानिब एक ऊंचा लकड़ी का स्टूल था, जिस पर घूमने वाले डायलर के साथ पुरानी तर्ज का फोन रखा था, मगर उस फोन का कनेक्शन निकाल दिया गया था। सीढ़ियों के ऊपरी जीने के सामने एक दरवाजा था, जिसके दोनों पटों से लटकती जंजीर में ताला लगा था। तानिया ने हमेशा यही सुना था कि वो कमरा स्टोर रूम है। ये जगह इतनी कुशादा थी और दरवाजे से सीढ़ियों का फासला इतना ज्यादा था कि जीने वाले कमरे की बालकनी इमारत के सामने की तरफ से दाएं जानिब खुलती थी। वैसे तानिया के लिए तो स्टोर रूम में बालकनी की मौजूदगी काफी हैरानकुन थी, जबकि बालकनी में बड़ा सा लकड़ी का झूला था और छत से विंड चाइम्स लटक रहे थे, जिनका मधुर संगीत चांदनी रात में मबहूत कर दिया करता था। और इजाफी हैरत की बात तो ये थी कि बालकनी में रखे गमलों में लगे पौधे और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत बेल हरी भरी थी, लेकिन तानिया ने कभी किसी को उन्हें पानी देते नहीं देखा था। घर के किसी फर्द से तो पूछना ही बेकार था, मगर नौकरों से भी एक आध बार उसने जानना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी उस कमरे में नहीं गए। उस हॉल के तमाम दरवाजे, सीढ़ियों और जीने की रेलिंग, हद तो ये है कि तमाम फर्नीचर भी मंकिश आबनूसी लकड़ी का था। यूं तो सारा कसरे फारूकी ही सफेद संगमरमर से बना था, मगर सियाह और सफेद का ये पुरकशिश इम्तजाज घर के और किसी हिस्से में नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ बाकी घर की रेनोवेशन तो होती रही, मगर इस हिस्से को जानबूझकर हाथ नहीं लगाया गया। यहाँ वक्त को कैद कर दिया गया था। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाएं तरफ के दरवाजे से गुजरकर डाइनिंग रूम में आते तानिया को महज चंद सेकंड ही लगे थे, मगर उसे यूं लगा जैसे एक ओहद से गुजर आई हो। लाउंज में कदम रखने से पहले उसने ड्राइंग रूम से आती आवाज पर ध्यान दिया। वो सब बदस्तूर गपशप में मसरूफ थे। तानिया इत्मीनान से अजहर फारूकी के कमरे तक आई
और दस्तक देने वाली थी कि किसी ने कहा, कर्नल साहब अपने कमरे में नहीं हैं। तानिया ने मुड़कर बहादुर को देखा, जो ड्राइंग रूम में चाय लेकर जाता उसे देख कर रुक गया था। कहाँ गए हैं? उसने पूछा। जमीनों पर गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। आपको कुछ काम था तानिया बीबी? नहीं, तुम जाओ। तानिया ने उसे जाने को कहा, फिर खुद ही उसे आवाज देकर रोक लिया। बहादुर? जी तानिया बेबी, वो रिपोर्ट की तरह वापस मुड़ा। जब मेहमान चले जाएं तो मुझे बता देना, मैं दादा जान के कमरे में हूँ। ठीक है जी, वो कहकर चला गया तो तानिया दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। कुछ देर तक तो वो यूं ही खड़ी रही, जैसे सोच रही हो अब क्या करे। फिर उसने हैंडबैग बेड पर डाला और खुद भी जूते उतार कर आराम से लेट गई। वो जिस जाविये से लेटी थी, आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करने को और तो कुछ था नहीं। वो यूं ही उस तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर किसी 19-20 साल की नौजवान लड़की के चेहरे का क्लोजअप थी। कुशादा पेशानी पर तीखे अब्रू कमान की तरह काटदार थे। बड़ी बड़ी सुनहरी माइल गुलाबी आंखें, जिन पर खमदार पलकों की घनी झालर थी। सतवा नाक, गाल सुर्खी माइल भरे भरे थे। होंठ गुदाज और थोड़ी कदरे बारीक थी। चेहरे की रंगत कुंदनी थी, जिसके अतराफ में शहद जैसी रंगत वाले सिल्की लंबे बाल बिखरे हुए थे। कानों में मोतियों के आवेजे लटक रहे थे और कंधों पर बड़ा बड़ा सफेद दुपट्टा भी नजर आ रहा था। वो जो भी थी बिलाशुबा हसीन थी, मगर हुस्न भी तो दो तरह का होता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखें चुंधिया जाती हैं, यूं कि कुछ और नजर ही नहीं आता। फिर जब वो आंखों से ओझल हो जाती हैं तो ज़हन यूं हड़बड़ा कर जागता है जैसे नींद से जागा हो। फिर जितनी बार उन्हें देखा जाए अपनी कशिश खोते जाते हैं। अलबत्ता कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आंखों को चुंधियाते नहीं, बांध लेते हैं, यूं कि फिर किसी और तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। फिर चाहे वो आंखों से ओझल हो जाएं, उनका असर बाकी रहता है। और जितनी बार वो सामने आए, लगता है पहली बार देख रहे हैं। उस लड़की का चेहरा भी उन चेहरों में से था जिनसे नजर नहीं हटती, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब तानिया की नजर नहीं हट रही थी। तानिया ने कई बार देखा था कि अजहर फारूकी किसी बुत की तरह बैठे घंटों उस तस्वीर को तका करते थे। उनकी महवियत पर तानिया को हैरत हुआ करती थी, लेकिन अब खुद उस तस्वीर को देखते हुए वो बिल्कुल महव हो चुकी थी। मगर उसकी महवियत की वजह महज उस लड़की का हुस्न नहीं था। तानिया ने वो तस्वीर तो सैकड़ों बार देखी थी, मगर तस्वीर वाली को कभी नहीं देखा था। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ये चेहरा बहुत मानूस लगता था। उसके जहन में वो सवाल सर उठा रहे थे जो बचपन में उस तस्वीर को देखकर उसके जहन में आते थे। वो कौन है? उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी है? उसका इस घर के मकीनों से क्या ताल्लुक है? मगर तानिया जानती थी कि इन सवालों को सोच लेना जितना आसान है, इनके जवाब जान पाना इतना ही मुश्किल। उसे याद था एक बार जब वो बहुत छोटी थी तो उसने मरियम से पूछा था, मामा वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है? तुम्हें उसके बारे में जानना है? वो एकदम गेजो गजब से बोली। तानिया ने चाहा इनकार कर दे, मगर नन्ही सी बच्ची सहम कर हाँ में सर हिला बैठी। फिर क्या था? मरियम ने झपट कर उसका बाजू अपनी आहिनी गिरफ्त में ले लिया और उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नूरुल हुदा ने मरियम को इस हरकत पर डांटा और कोने में खड़ी दहशत से कांपती तानिया के पास आए। वो इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि रो भी नहीं पा रही थी और रोने की कोशिश में उसके हलक से ला यानी आवाज निकल रही थी। 5-6 साल की बच्ची को गोद में उठाकर वो सोफे पर आ बैठे। कितनी ही देर तक नूरुल हुदा उसे अपने सीने से लगाए थपकते रहे। वो कभी उसके बालों में उंगलियां चलाते, कभी उसके मसले गए गालों पर प्यार करते। बहुत देर बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई थी, मगर उसके जहन में खौफ बैठ चुका था। फिर कुछ दिन बाद अजहर फारूकी ने उसे बहुत नरमी से समझाया कि वो कभी तस्वीर वाली लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसका खौफ कुछ और गहरा हो गया। फिर उसने खौफ के मारे कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया। वक्त के साथ साथ तानिया का खौफ तो खत्म हो गया, मगर वो ये भी समझ गई कि वो लड़की चाहे जो भी हो, उसका जिक्र शजरे ममनुआ है।
پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے خوف سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے متمول اور بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد ہی وہ زمینداری کے کاموں میں جت گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے سے کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ اس کی بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے باخوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز و سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ اور سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف آبنوس کی لکڑی کا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائیں، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر مظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ مظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھی، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے پہلے سال ہی مظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے تھے اور ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئیں، لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا۔ کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ و جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔
भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रखते सफर बांधा तो उस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से उस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो उनकी जिंदगी का मरकज बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मिन्नतों और दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलीहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम न कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलीहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रही और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए, मगर मलीहा की जिंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, शायद मलीहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फर्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलिक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलीहा फारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं इस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा सकूं, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे भुखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई खत्म करके नूरुल हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सीधी हो बैठी, फिर उसने लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। ये उसके लिए इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों गई? भला इस बात के पता चल जाने में क्या हर्ज है? अजहर फारूकी अगर नूरुल हुदा के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर उसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती, इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। उसी वक्त दस्तक की आवाज पर तानिया उछल गई। उसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाजा खुला है। उसकी आवाज पर मुलाजमा ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। पापा आ गए? उसने पूछा। नहीं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि आप मलीहा फारूकी ही हैं, और अगर आप मलीहा हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊं, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूंगी और उसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। उसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद निवाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने लाइट ऑन की और दरवाजा लॉक करके ड्रॉर में से डायरी निकाल कर बेड पर चढ़कर बैठ गई। मलीहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा, मगर कोई भी मुतवज्जा नजर नहीं आया तो सर झटक कर वापस किताब पर नजरें जमा दी, मगर किसी की नजरों का एहसास बदस्तूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नजरों की शिद्दत उसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच उससे गुस्सा आ गया था। उसने किताब बंद की और अपने तरफ का जायजा लेना शुरू किया। उसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनकी सफेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने अपने दाएं जानिब चेहरा मोड़कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर
किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हॉल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलीहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है, उसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगता कि कोई उसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नजर नहीं आता और वो गुस्से में खोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो उसने मसले का ये हल निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मकसूद जगह से हटकर बैठी थी, मगर सामने वाला भी काफी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई से घबरा कर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि इस नादीदा मेहरबान की वजह से ये इकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज मी मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां उतर रही थी जब कोई उसके पीछे से बोला था। वो रुक कर पलटी तो देखा सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने उसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलीहा ने कहा, और उस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलीहा का जी चाहा कि उसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलीहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई है, फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियां उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ और ना मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मलीहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज की, फिर कानों पर हाथ रख लिया और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज आनी बंद हो गई है, तो उसने रुककर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज, कमीना, लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट जवाब लेने आएगा, बदतहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मर कभी इधर का रुख न करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज में उसे सलामतें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ आता। पागल हूं ना मैं, कोई भी राह चलता शादी की ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपने तरफ गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि कहीं वो रास्ते में ना मिल जाए। वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहां से आई थी उस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्टा, बाबा को बता दूं ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहां खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते झकते घर पहुंची तो अजहर फारूक की लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। उनकी इस बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। वो आमतौर पर 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग खराब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। उसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा, कुछ नहीं, आप मेरा इंतजार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था, तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर उनकी तशवीर करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई।
हॉल की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफी बड़ा था और आराइशी लकड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच बाथरूम था। बेड के पाइंती की तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही आयल भी मौजूद था। कमरे में बालकनी भी थी जिसकी छत से मलीहा ने ढेर सारे विंड चाइम्स लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थी। मलीहा को इन मिली जुली आवाजों का मधुम सरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी इन आवाजों को सुनती रहती। ये कमरा कुशादा तो था, उसकी एक और खुसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफी अलग था और इसी वजह से मलीहा ने उसे अपने लिए मुंतखब किया था कि यहाँ वो यकसोई से अपना काम कर सकती थी। मलीहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश करती आयल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस उसने काफी दिन पहले शुरू किया था मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज इस कैनवस को जरूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका ज़हन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की मगर ज़हन अब भी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है। शायद वो विंड चाइम्स की आवाज़, उसने सोचा और उठी। बालकनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर आयल के सामने आराम से बैठ गई। मगर अब कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ से गई। ऐसे माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश में रखा और किचन में आ गई। सामने ही किचन टेबल के सामने रखे स्टूल पर चढ़ा उसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो उसे देखकर हैरत से बोली, गुलबानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। मलिहा ने हंकारा भरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे। बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं। मलिहा ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो जबान चलती रहती है, जरा देर को चुप नहीं रहा जा सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उसे मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसीर फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था जिसकी वजह से मलिहा को काफी कोफ्त हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफेद बुरा कुर्ता शलवार में काले रंग के सादा से चप्पल पैरों में डाले सुनहरे फ्रेम के ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नजरें वॉल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते हुए उनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ उनके घुटने पर रखा कि उसके बचपन की आदत थी। उसे जब भी बाबा जान को मतवज्जा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगती। अजहर फारूकी ने क्लॉक से नजर हटाकर उसे देखा। खाना खा लें बाबा जान, आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, उनकी फ्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद वो सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना,
उन्हें मलीहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलीहा ने फिर इसरार किया, थोड़ा सा खा ले। आप जानते हैं मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं। खाना खाने के लिए भूख का लगना जरूरी है, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कतई लहजे में कहा। उसे बुरा तो लगा मगर मजीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर, उसकी आवाज पर बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खाना उठा दो। वो अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाए लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लाउंज में आए, फिर उसे देखकर बोले, मलीहा। जी बाबा जान। वो किताब बंद करते हुए बोली, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो उनका इशारा समझकर फौरन खड़ी हो गई। मलीहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एकदम पलट कर बोले, तुम नीचे का कोई कमरा ठीक करवा लेती। अब वो इतनी रात का थका हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाएगा। मलीहा चाहते हुए बिना कह सके कि आपने ही कहा था कि नूरुल हुदा के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक करवाना, उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं। अच्छी बात यह हुई कि कमरे में जाकर उन्हें मेन मेक निकालने का मौका नहीं मिला। मलीहा ने बड़े ध्यान से कमरा सेट किया था और जरूरत की हर चीज वहां पहुंचाई थी। वहां से बाहर निकले तो सारे मुलाजमों को लाइन में खड़ा करके हिदायतें देना शुरू की। जब तक मैं नूरुल हुदा को लेकर एयरपोर्ट से आ नहीं जाता, तुम में से कोई सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ फटकेगा भी नहीं। बहादुर और नजीर, तुम दोनों फौरन गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा का सामान निकाल कर उसके कमरे में पहुंचा देना। और गुलाब खान, वो चौकीदार की तरफ मुड़े, पहले हॉर्न पर ही गेट खुल जाना चाहिए। अगर देर लगी तो याद रखना, मेरी राइफल को अभी जंग नहीं लगा। और ये ड्राइवर किधर रह गया है, देखो जरा उसने गाड़ी तैयार की या नहीं। एक मुलाजिम भागा भागा बाहर की तरफ गया, फिर भागते हुए ही वापस आया। जीप तैयार है कर्नल साहब। फिर जब उनकी गाड़ी गेट से निकल गई तो हर एक ने सुकून का सांस लिया। कोई मुझे 1 गिलास पानी के साथ सर दर्द की टैबलेट देगा। सोफे पर ढेर होते हुए मलीहा ने सदा लगाई। उसे इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी, मगर आज तो जागना मजबूरी थी। कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने पानी के गिलास के साथ टैबलेट लाकर उसे पकड़ा दी। टैबलेट लेकर मलीहा ने किताब फिर से खोल ली। 1 बजते ही मलीहा की नज़र वॉल क्लॉक से जैसे चिपक गई थी। उसका ख्याल था कि 1:30 बजे तक तो हर हाल में वो लोग आ जाएंगे, मगर 2 बजे, फिर 2:30, फिर 2:45 और तंग आकर 3 बजे मलीहा ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबा जान मुझे फ़ोन करके इतला देते। रिसीवर रखते हुए उसने खुद से कहा। फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा उसने सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और खुद लाउंज में आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। जहां वो बैठी थी वहां से मेन एंट्रेंस बिल्कुल उसकी नज़र के सामने थी। दोनों पांव सोफे पर रखे कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तकबाल को वो बनफ्स नफीस मौजूद ना हुई तो बाबा जान नाराज होंगे। इंतजार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक ही उसकी जहनी रूह बहक गई। आप चाहे कल जवाब दें, परसों, या चाहे क्यामत के दिन, मैं इंतजार करूंगा। उस वक्त तो उसे गुस्सा ही आया था, मगर अब वो गुमसुम हो गई थी। क्या कोई क्यामत के दिन तक किसी का इंतजार कर सकता है? उसने खुद से सवाल किया और फिर फौरन ही जवाब भी दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज आई। फ्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी जहमत ना होती। और अजहर फारूकी के साथ अंदर आते आते नूरुल हुदा न जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सोई रही लड़की को देखकर चुप हो गए। अब्बा जान ने भी उसे देख लिया था। ये इस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज, उन्होंने आहिस्तगी से उन्हें टोका, फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकता कोट झुकते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जूतों समेत ही बेड पर लेट गए।
थकन के मारे मलीहा का बुरा हाल था, दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की अजान के साथ ही हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज उसके वजूद पर से फिसलती हुई उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और उस पर किसने डाला होगा? मलीहा को ये समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। झुककर कोट उठा के बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शावर लेने चली गई। 10 मिनट बाद ही वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को तौलिए से सुखाकर उसने चादर ओढ़ी और जायनमाज बिछाकर किबला रू खड़ी होती उसने नियत बांध ली। नूरुल हुदा यूं भी सहरखेज थे। फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज के छप दिखाते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काटकर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते। वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी मगर अप्सरा लग रही थी। सफेद कपड़ों में एहतमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रखे थे, मगर वो बेनियाज सी बनी झूले पर बैठी थी जो उसके गुदास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सर उठाए बड़ी मावियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम से खसका और उसका वजूद किरणों की जद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साकित खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो इस वक्त नूरुल हुदा की वहां मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मून लाइट इन सनलाइट अमेजिंग, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। वो बाल समेट कर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसने जग में डाला और जग ग्लास समेत ट्रे में रखकर बहादुर को थमाकर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जो उसका ग्लास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलीहा, उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलीहा नर्वस हो गई कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। इसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुककर बोले, एम आई रॉन्ग? इस बार वो इत्मीनान से मुस्कुराई, नॉट इंडीड। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली ग्लास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलीहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गई, मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ, तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई खास एहतमाम करने की जरूरत नहीं, बस जो बाकी घर वाले लेते हैं। अलबत्ता चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुलबानों को हदायत देकर वो पलटे तो मलीहा को देखते ही उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपेंड? उसने भी फौरन से जवाब दिया, नथिंग। उसने आहिस्ता से नफी में सिर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउजर पर टी शर्ट पहने डाइनिंग रूम में थे। मलीहा डाइनिंग टेबल पर ही उनकी मुंतजिर थी। उन्हें देखकर उसने गुलबानों को आवाज देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूरुल हुदा ने नवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया, फिर मलीहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में बोले, न्यूज़पेपर? मलीहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूं ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छपती हैं कि पढ़कर भूख ही उड़ जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता खत्म होने तक वो अखबार भी खत्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तय करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ एक कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते बोली। फिर अखबार उठाते हुए उसने बहादुर को आवाज दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जो उसका ग्लास लिए आ पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? ग्लास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीबी साहब, उसने इस्पात में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते हुए उससे कहा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना।
وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگرز لگے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے بولے، یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے، بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے یا نہیں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سائڈ میں ہو کے ڈیسک ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا۔ پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دے۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں جو احتقاق آیا تھا، اس سے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو فوراً ہی معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتلیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الہدیٰ نے جلدی سے سب چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئے، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلدی ہی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا، شاید اس لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے، تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانس تو ہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہوں، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن آرام کرو، پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آ گئے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی۔ سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ چاہتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، ذمہ داری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ نور الہدیٰ بڑی انکساری سے بولے تھے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمین داری سے دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے زمیندار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی ہے تم نے، مجھے بھی زمینداری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی مگر جلد ہی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔
उसने हाथ में पकड़ी चीजें आहिस्तगी से ड्रेसिंग टेबल पर रखी और नामहसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलटकर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेकाक आ गया था और फिर फौरन ही अपनी बात कहकर वो मलीहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलीहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलीहा ने भी उनका हक जताना महसूस किया था, मगर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे और वो फिर से बोर होने लगी थी, मगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान गई थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो उसे पूरी जान से महसूस कर रहा था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।